4 से 6 बजे के बीच जो अंतिम मतदान होता है उसमें 16% बीजेपी वोट पाती है। लोहिया वाहिनी के 2 जिले के लोग अगर खड़े हो जाएं तो उनके संगठन पे भारी पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का मतदाता भी देख रहा है कि बीएसपी की कौन सी लाइन है, किस तरह वो बीजेपी को लाभ पहुंचा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार अपनी जो जमीनी पकड़ है वो मजबूत कर रही है और यही वजह है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जो भी विंग्स हैं उन विंग्स के अध्यक्षों के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक करके और दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि गांव में, ग्रामीण अंचलों में, गांव की गलियों में और सड़कों में किस तरीके से पार्टी की बातों को और मैसेज को पहुंचाना है। आज हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर पार्टी की जो विंग है लोहिया वाहिनी, उसके प्रदेश अध्यक्ष रामकरण जी मौजूद हैं। सर, बड़ा स्वागत है आपका। पहले तो लाइव न्यूज एक्स पर आपने समय दिया। जिस तरीके से आपकी बैठक हुई है 27 की तैयारी को लेकर के, क्या मैसेज पार्टी के मुखिया का है? पहले सर आपको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार 27 के चुनाव हो या 24 के चुनाव हो, वो पीडीए का जो कारवां है, जो इस देश और प्रदेश में दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के हक हुकूक की बात है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बात है, उन सब के जो हक छीने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले कर रही है आरक्षण पे, और जो माइनॉरिटी हमारा जो मुस्लिम समाज उस पर लगातार उसके धार्मिक क्रियाकलापों, उनके धार्मिक स्थलों पे और उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर हमला लगातार भारतीय जनता पार्टी करे, उन सब को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का कारवां बनाया। और उस पीडीए की रणनीति के तहत इस देश का वंचित तबका, इस प्रदेश का वंचित किसान, नौजवान, सबको जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को हराने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार हमारे नौजवानों को प्रेरणा दे रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। उस कड़ी में लगातार सारे फ्रंटल अध्यक्षों की बैठक हो रही है और फ्रंटल अध्यक्षों के साथ साथ हमारे जिले और महानगर के अध्यक्षों की भी बैठक हो रही है। तो उस कार्यक्रम में हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आदेश निर्देश दिया, उस निर्देश के तहत पार्टी काम करेगी, ज़मीन पे जाएगी, बूथ पे जाएगी और पीडीए के कारणों को मजबूत करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो हकमारी उन्होंने की है उस हकमारी को भी लोगों को बताने का काम करेगी। पीडीए की आपने बात की, तो पीडीए का एक ऐसा बेस वोट बैंक है जो 22 के इलेक्शन में देखा गया है कि क्षेत्रवार उसे काटा गया, जैसे कि आप लोगों ने आरोप लगाए थे। उस आरोप को कैसे सही साबित करेंगे और किस तरीके की तैयारियां की हैं कि इस बार वोट आपका खराब ना हो या वोट बैंक जो कट गया है वोटर लिस्ट से उसे पूरा किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कोई चुनाव जीतती नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को कहा और उन्होंने लिस्टें दी कि कितनी हज़ार वोटें काटी गई। जो हमारा कैडर का वोट है, जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ यादवों के वोट है, जहाँ दलितों को वोटों को काटा गया, किसी का काटा गया, किसी को रिप्लेस किया गया, किसी को मृतक घोषित कर दिया, इस तरह करके और अपने फर्जी वोट डाले गए। अभी आपने मिल्कीपुर का चुनाव देखा होगा कि हर एक बूथ पे 100 वोट कम से कम हमारे काटे गए और 100 वोट फर्जी डाले गए। आप एक माने अध्ययन कर सकते हैं कि 400 अगर बूथ है किसी विधानसभा में, अगर 100 वोट हमारे कम हो जाएंगे, 100 वोट बीजेपी अपनी बढ़ा लेगी तो कम से कम 40,000 और 35,000 वोट वो आगे लेके चलती है। तो इस तरह के जो फ्रॉड है, आपने देखा होगा कि एक डाटा अभी हाल ही में आया, जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, 4 से 6 बजे के बीच जो अंतिम मतदान होता है उसमें 16% बीजेपी वोट पाती है और पूरे दिन में 14% 13% चलती है, अंतिम समय में 16% पाती है। तो बीजेपी धोखा दे करके, झूठ बोल करके और वोटर लिस्ट में गलत करके हमारे मतदाताओं का नाम काट के, हमारे मतदाताओं को मतदान से बहिष्कृत करके, उसे रोक करके ही जीतती है। अभी आपने कुंदरकी का चुनाव देखा, कैसे महिला के सामने एक पुलिस वाला बंदूक तान रहा है। आपने कटहरी में देखा, आपने मिल्कीपुर में देखा कि जितने उपचुनाव हुए बीजेपी ने गुंडई से जीते हैं, प्रशासन के दम पे जीते हैं। हमारे मतदाताओं को डरा कर, मुकदमा दर्ज करके, उनको जेल भेज करके प्रशासन ने जीता है, बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जो कि ये जनता की जीत नहीं है। ये जब से बीजेपी सत्ता में आई है उपचुनाव शासन का हो गया, प्रशासन का हो गया। पहले मतदाता का होता था चुनाव, लेकिन बीजेपी जिस तरह तांडव कर रही है, अन्याय कर रही है, मतदाताओं को रोक रही है, लेकिन ये मतदाता उत्तर प्रदेश का देख रहा है, इसका बदला हिसाब किताब वो 27 में लेगा। 27 की तैयारी कर रहे हैं बीजेपी। 22 में भी आपने आरोप लगाया कि उन्होंने बेईमानी करी, तो क्या गारंटी है कि 27 में वही दृश्य न दोहराया जाए? नहीं, हमारे कार्यकर्ता अब की तैयार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर हर एक एक्टिविटी बीजेपी का ध्यान दिया जा रहा है, देखा जा रहा है। हमारे मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट जो कटा है उस नाम पे भी हम लोग पूरे हमारे बूथ स्तर पे हमारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हर एक, चाहे यूथ विंग हो, चाहे महिला विंग हो, चाहे अल्पसंख्यक विंग हो, चाहे हमारी मेन बॉडी के लोग हैं, उस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। और जो पीडीए का कारवां है उसको बूथ स्तर पर हम ले जा रहे हैं। बूथ को मजबूत करेंगे, हम सेक्टर को मजबूत करेंगे, जोन को मजबूत करेंगे। इस तरह करके जो हमारे बिखरा हुआ समाज है उसको हम एकजुट कर रहे हैं। जो हमारा वंचित समाज है, जो बिखर गया, जिसे बहका ले गई भारतीय जनता पार्टी, उसे जोड़ रहे हैं। आपने 24 का परिणाम देखा होगा कि हम 37 सीटें और 6 हमारे कांग्रेस के, हम 43 सीटें जीते, जिसमें भी 43 के बाद भी हमारे यहाँ फरुखाबाद की सीट
सीट आप ले लें। ऐसी कई सीटें हैं जिस पे बीजेपी ने बेईमानी से प्रशासन के दम पे हमारे लोकसभा सांसद को नहीं जीतने दिया, छीन लिया। उसके बाद भी हमारी 46 सीटें आई। हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बने। तो हमारा जो पीडीए है, जो मतदाता है, अब वो सजग हो गया और वो भी लड़ने को तैयार है। बीजेपी के आतंक अन्याय से मुक्ति चाहता है और हमारा जो समाजवादी कार्यकर्ता है वो लगातार जमीन पे काम कर रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशों के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन होता है, पार्टी उस पर काम कर रही है। पीडीए पखवाड़ा चल रहा है, पूरे प्रदेश में लगातार चल रहा है। इसके पहले भी लगातार आंदोलन, पीटीए पखवाड़ा और अब बूथ पे काम होने जा रहा है। वो काम पार्टी करती रहेगी लगातार। पार्टी के संदेश को लोगों के तक कैसे पहुंचा रहे हैं? कोई बुकलेट या कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी बनाए गए हैं जिससे लोगों को समझाना है, पार्टी की पिछली सरकार के कामों को वहां तक पहुंचाना है? क्या क्या बिंदु रखे हैं, कुछ जरा विस्तार से चर्चा करेंगे? देखिए, जो पार्टी का अपना घोषणा पत्र है, पार्टी का मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के तहत हमारी पार्टी ने जो वादे किए हैं, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो और हमारी माताओं बहनों को जो समाजवादी पेंशन दी जैसे बढ़ोतरी करके 2000 रुपये प्रथम मंथ देने की बात हो और हमारे नौजवान साथियों को लैपटॉप, नौकरियां, 10 लाख नौकरियां पार्टी देने की बात की, ये हमारे घोषणा पत्र में था 22 में। और उसके बाद जो पार्टी इसको जन जन तक ले जाएगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो फेल्योर है बीजेपी की, वो बेरोजगारी बढ़ी है, स्वास्थ्य व्यवसाय चौपट है, अन्याय अत्याचार बढ़ा है। आपने देखा होगा कि कैसे करनी सेना, एक छोटा संगठन, माननीय रामजी लाल सुमन के संसद में दिए गए बयान को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में तांडव करता है। उनकी जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, उनके घर पे चढ़ करके उनके घर पे उनकी कुर्सियां तोड़ी जाती हैं, उनकी माँ बहन को गालियां दी जाती है। एक सम्मानित सांसद, एक दलित समाज से आने वाले। उसके बाद आपने देखी होगी अलीगढ़ में 2 दलित समाज के लोगों को जय भीम बोलने पर वहाँ कैसे सामंती लोगों ने मारा पीटा, उनको बुरी तरह से मारा पीटा। आपने देखा होगा बुलंदशहर में कि योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के लोग इतना बेलगाम हो गए हैं कि वो गाड़ी तेज चला रहे थे, उन्होंने टोक दिया और ग्रामीण जो दलित समाज के लोग थे उस पर थार चढ़ा दिया गया। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी हो, आपका फतेहपुर हो, फतेहपुर में एक नौजवान को सर मुड़वा के घुमाया गया इसलिए कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। तो दलितों पर अन्याय अत्याचार बढ़ा है। हमारे जो 0 फीस पे एडमिशन होते तो उस पर 60% का मार्क लगा करके वो जिन बहुत सारे लाखों नौजवानों को शिक्षा पाने से बीएड बीटीसी जो करते थे, जो आईआईटी में जाते थे, आईटीआई करते थे, जिनकी सरकार फीस देती थी, उस पर रोक लगा दिया। बहुत सारे लोगों ने एडमिशन से वंचित रह गए क्योंकि उन्हें पैसा नहीं है इतना ज़्यादा कि वो पहले पैसा पे करेंगे उसके बाद उनका वापस होगा। तो आप देखेंगे कि जो सरकारी योजनाएं हैं उस पर भी भ्रष्टाचार है, धांधली है और दलितों पर अन्याय अत्याचार बढ़ा है। और जिस तरह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए की बात की, महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसी कारवा को माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। और उस कारवा में हमारा दलित समाज, अति पिछड़ा समाज पूरी तरह विश्वास रखता है और उसका परिणाम है कि हम 2024 में 37 सीटें जीते, देश की तीसरी बड़ी पार्टी बने और 27 में हम सत्ता में से होंगे और बीजेपी के अन्याय अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे उत्तर प्रदेश को। जिस तरीके से आप पीडीए लेके चल रहे हैं, लेकिन उस पर बीएसपी के बड़े तंज लगातार आते रहते हैं कि आप लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, खास करके दलितों को। देखिए, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हम बीएसपी पे नहीं जाते क्योंकि मानवर कांसीराम साहब का आंदोलन जो था उस आंदोलन को कहीं ना कहीं भेज दिया गया है, उसको रोक दिया गया है। अब सतीश चंद्र मिश्र जी चलाते हैं पार्टी बीएसपी, तो हम उस पर बहुत, बहन जी बड़ी नेता हैं, हम उस पर नहीं कह सकते, लेकिन हमारी लड़ाई बीजेपी से, सत्ता में बीजेपी। और मैं बीएसपी से भी लोगों से कहूँगा कि लड़ाई बीजेपी से है। वो सपा को बेवजह घेरते हैं, सपा तो विपक्ष में है, लोगों की आवाज़ उठाती है, लोगों की आवाज़ बनती है, लेकिन आप सोचिए कि इनका संबंध देखिए कि वो बीजेपी को घेरने के बजाय वो सपा को घेरते हैं। तो इससे जनता भी समझ रही है, उत्तर प्रदेश का मतदाता भी देख रहा है कि बीएसपी की कौन सी लाइन है, किस तरह वो बीजेपी को लाभ पहुंचा रही है। तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी जो अन्याय अत्याचार कर रही है, जो आरक्षण पे हमला कर रही है, जो लोगों की नौकरियां खा रही, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, उसको लेकर के है और नौजवानों की बेरोजगारी जो बढ़ी उसको लेकर के है। तो हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता तमाम बार ऐसी विवादित होर्डिंग लगा रहे हैं आपके नेता की छवि को कहीं ना कहीं ख़राब करने के लिए। दूसरा, अभी कल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके ट्वीट किया था कि उनके परिवार के नाम से ट्विटर अकाउंट भी चलाए जा रहे हैं, जिसपे ये कहा जा सकता है कि विवादास्पद वाली जो तस्वीरें हैं वो पोस्ट भी की जा रही है। देखिए, बीजेपी के नेताओं की बदजुबानी और बेलगामी आप समझते हैं। अभी देखिए, देश की बेटी जनरल सूफिया को कैसे एक मंत्री ने, मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या बोला, आतंकवादियों की बहन। अब इसी बदजुबानी बीजेपी के अंदर ही हो सकती है। आपने देखा होगा अभी बलिया के एक नेता है रघुवंशी, उनकी आपने वीडियो देखी होगी, कैसे एक नारी सम्मान की बात करते हैं। उनके वरिष्ठ नेता हैं, वो 70 साल उनकी उम्र है, उनकी आपने देखी होगी हरकत, उनकी करतूतें आप देखिए कि शर्म आ जाएगी आपको। तो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो इस देश के माइनॉरिटी, इस देश की महिलाओं, इस देश के दलितों और वंचितों का सम्मान नहीं करती है। वो वादे झूठे करती है, बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन अब देखिए देश के लड़ मरने वाले लोगों के भी धर्म देखे जा रहे हैं,
उनको आतंकवादियों की बहन कहा जा रहा है। ऐसे नेता बीजेपी में भरमार हैं। उनको इनके देश के भाईचारे से, देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है। उनको सत्ता लोलुप लोग हैं, सत्ता चाहते हों, लेकिन नफरत की बात करके, लोगों को लड़ा करके, लोगों के हक अधिकार को मार करके वो अपना पेट भरना जानते हैं। बीजेपी के लोगों की नीयत है। क्या अगर बात करें मध्य प्रदेश के विजय शाह की, तो उसको लेकर के क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं या कोई प्रदर्शन करेंगे आप लोग? माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। पिछले 4 घंटों से एफआईआर नहीं, अभी मुझे पता चला कि एफआईआर हुई है। अभी सेना का जो शौर्य है, जो उसका त्याग है, बलिदान है, पूरे देश सेना के साथ खड़ा, सरकार के साथ खड़ा था। लेकिन अब अभी आप देखिए, बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये पूरी तरह से सेना के सम्मान के लिए बल्कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा हो गई है। अब आप समझिए कि रोड की राजनीति में कितना बीजेपी गिर गई है कि सेना के शहादत को, सेना के बलिदान को बीजेपी के बलिदानों से शहादत समझती है। सेना के साथ पूरा देश है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कई बार आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से उन्होंने कहा कि सरकार के साथ और सेना के साथ देश खड़ा, विपक्ष खड़ा, जो सरकार फैसला लेगी उसके साथ है। तो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता, देश की आज़ादी, देश के साथ अगर कोई आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उसका यहाँ निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तो जब जब भी मौका आया, समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग और देश का हर एक विपक्ष, हर एक नागरिक सरकार के साथ और देश के साथ रहा। लेकिन बीजेपी ने उसको तिरंगा यात्रा, बीजेपी का तिरंगा यात्रा भी आपने देखा, गोरखपुर का एक मैं लेटर देख रहा था, वहाँ बच्चों को भी ले जा रहा है। देश में पहली बार होने जा रहा है कि छोटे बच्चे जो 13 साल के, 14 साल के हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले, उनको पार्टियों से जोड़ा जा रहा है। उनको ऐसे बात चीज़ों में घसीटा जा रहा है जिससे कोई मतलब नहीं। देश का नौजवान या बच्चा जो होता है, वो देश का बच्चा अपने से उसे डिसाइड करने दीजिए कि किस दल में जाएगा, किस विचारधारा में, उसे थोपा जा रहा है। तो ऐसा कोई जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना बीजेपी से आप सीखिए। बीजेपी लगातार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, मास्टरों का दुरुपयोग कर रही है, यहाँ के संसाधन प्रसाधन को भी, यहाँ के संसाधन को प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। तो बीजेपी लगातार शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है और ये संविधान सम्मत नहीं है। आरोप लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन का जो है कहीं न कहीं दोहन कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। तो अगली कड़ी क्या होगी कि इस दुरुपयोग को रोकने के लिए आप लोग कोई सड़क पर मुद्दा उठाएंगे या उसके लिए कोई प्लानिंग? समाजवादी पार्टी जहां सड़क पे लड़ाई लड़ेगी, वहीं बूथ और सेक्टर को भी मजबूत करने का काम करेगी। वोट बूथ से निकलता है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सदन से लेकर सड़क पे आवाज़ उठाते हैं और हम कार्यकर्ताओं का जो निर्देश माननीय अखिलेश यादव जी का होगा, पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी, उस तहत हम लोग काम करेंगे और हम लोग बूथ मजबूत करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी सड़क में भी आंदोलन करेंगे। और बीजेपी के जो शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करे, उससे एक ही तरीका है मुक्ति का, वो लोकतंत्र में हम मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मत दे करके हम बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। इस तरीके से भारत पाकिस्तान में तनाव की स्थितियां रहीं, अचानक सीज फायर हुआ, लेकिन सीज फायर का फैसला हिंदुस्तान ने न करके अमेरिका ने उसका पहले घोषणा कर दी। देखिए, मोदी जी की एक छवि बनाए हुए थे देश में, उनके कुछ भक्त लोग बनाए थे कि दुनिया में नाम रोशन उन्होंने देश का कर दिया। कहीं जाते हैं तो लोग बाहर निकल के आते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में जो सरकार फैसले लेती है, लोग उनके साथ होते हैं। मैं भी कानून का विद्यार्थी, तो मैं समझता हूँ सीज फायर किन परिस्थितियों में, उस पर मैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जिस तरह ट्रंप ने अपनी बढ़त ली, जिस तरह ट्रंप ने आगे आकर के सोशल मीडिया पे, अभी आपने देखा सऊदीया में अभी वो गए हैं, तुर्की, जहाँ भी जाते हैं वो लगातार यही बोलते हैं कि मैंने यहाँ का वो करा दिया, एक सीज फायर करा दिया। आप सोचिए कि इस देश कभी भी, आप चाहे इंदिरा के समय से लेकर जब तक यहाँ इस देश में कभी तीसरे आदमी का हस्तक्षेप देश ने बर्दाश्त किया। लेकिन ये पहली बार हुआ बीजेपी की सरकार में, मोदी की सरकार में, कि ट्रंप आगे आगे कहते हैं हम सीज, पहले ट्रंप ट्वीट करते हैं तब सीज फायर भारत में होता है। तो ये जो कमजोरी, जिस तरह नतमस्तक हुए हैं मोदी जी, ये देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए ठीक नहीं। अगर ट्रंप दुनिया की अपने आप को ताकत कहते हैं, लेकिन भारत कभी भी इनके आगे नहीं झुका है। चाहे वो बांग्लादेश का वार रहा हो, चाहे जब भी समय आया, भारत ने, भारत की सेना ने, भारत के लोगों ने अपना शौर्य दिखाया है। कभी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप उन्होंने मंजूर नहीं किया। लेकिन आज बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है कि पहले ट्रंप ट्वीट करते हैं, फिर सीज फायर की घोषणा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि किन के हाथ में देश है। विजय शाह ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की, वो भी सोफिया, कर्नल सोफिया के ऊपर, जो देश के रक्षा विभाग में अधिकारी भी है, कर्नल है, लेकिन मंत्री पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, और मंत्री कह भी रहे हैं कि उनको मंत्रिपरिषद से हटाया भी। आपको याद होगा कि दयाशंकर सिंह नाम के एक नेता हुआ करते थे बीजेपी में, इस समय परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने बहन जी पे कैसी अभद्र टिप्पणी की थी। दयाशंकर सिंह को हटाकर उनकी पत्नी को बना दिया गया मंत्री बना, फिर दयाशंकर सिंह को ले लिया गया। इसके पहले भी कई नेताओं ने अभद्र टिप्पणियाँ कई महिलाओं में, कई नेताओं पे की। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने सोनिया जी पे क्या कहा था, सोनिया जी कैसे अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी। ऐसी भरमार सैकड़ों आपको घटनाएं मिल जाएंगी बीजेपी में। जो बदजुबानी जितना करेगा, अभी इसके पहले आपने देखा है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने माननीय अखिलेश यादव जी को क्या कहा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको ये तरीका नहीं पता कि हमें किसको कैसे बात करनी है। कोई पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
कोई देश के प्रधानमंत्री रहे हों, कोई चेयरपर्सन रहा हो, किसी भी कोई सम्मानित आदमी है। तो लोकतंत्र में और राजनीति में हमारी विचारों की लड़ाई होती है। किसी को हम मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, अपशब्द नहीं बोल सकते। ये हमें कहीं भी किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती है, और ये आपका संस्कार भी दिखाता है, आपकी पार्टी का कल्चर भी दिखाता है। तो बीजेपी में ऐसे नेताओं की भरमार है जो जितना किसी माइनॉरिटी के लोगों को गाली देगा, उनके धार्मिक स्थलों में चल के स्लोगन लगाएगा, बड़ी बड़ी तिरंगा यात्रा निकाल करके मस्जिदों के सामने डांस करेगा, डीजे बजाएगा, भड़काऊ गाने चलाएगा, उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है। बीजेपी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। बीजेपी के यही पॉलिसी, यही नीति है कि ऐसे बदजुबान लोगों को, ऐसे बदतमीज़ लोगों को पद देना, सम्मानित करना। इसके पहले आपने देखा होगा गुजरात में जो जाफिया जाफरी जो रेप केस में, जो दंगे में जेल में गए थे, उनको निकलने के बाद सम्मानित की थी बीजेपी के लोगों ने, माला पहनाकर सम्मानित किया था। तो ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं बीजेपी में। तो ऐसे मैं बहुत उम्मीद नहीं करता हूँ बीजेपी से कि कोई संस्कार की बात करेगी, कोई अच्छी बात करेगी बीजेपी। तो जिस तरीके के हालात अभी भी बॉर्डर पर बने हुए हैं, जो माकूल जवाब की बातें हो रही थी, जो 14 के पहले मोदी जी कहते थे, क्या लग रहा है कि वो माकूल जवाब देश दे पाया है? ये सेना को उतना फ्री हैंड रखा गया था? सेना के सौरबल, उसके साहस और जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं, और सेना हमारी पर्याप्त उनके माकूल जवाब देने में। पाकिस्तान के जब जब उसने देश पे आंख उठाई है, तब तब उसको मात खानी पड़ी है पाकिस्तान को। इसमें भी सेना ने माकूल जवाब दिया है और सेना के साथ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, सेना और सरकार के साथ हैं हम लोग। लेकिन बीजेपी वाले जो सेना की शहादत को, बलिदान को जो भुनाने का काम कर रहे हैं, जो उसे वोट में परिवर्तित कर रहे हैं, ये गलत है। सेना का भी मनोबल गिराए गए, देश के नागरिकों को भी मनोबल गिराने का काम है। हर एक नागरिक कहता है कि बीजेपी का ये जो स्टैंड है वो बिल्कुल ना तो संविधान सम्मत है, ना तो वो देश और समाज की मर्यादा सम्मत है, जिस तरह वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। सेना को सलाम, देश का हर एक नागरिक सेना के साथ है, और सेना के शौर्य को, सेना के साहस को हर आदमी सलाम करता है। उन्होंने पाकिस्तान के जो जवाब दिया पूरी दुनिया ने देखा है। तो इसलिए बीजेपी उसको अपना न बनाए, बीजेपी में जितने ये लफाज लोग घूम रहे हैं वो अपना न बनाए। तो इसलिए देश के नागरिक उसको देख रहे हैं और उसका जवाब भी देंगे। अगला सवाल मेरा ये कि बलूचिस्तान लगातार मांग कर रहा है, मदद की भी मांग कर रहा है। क्या लगता है कि एक बार बांग्लादेश वाली इतिहास को दोहराया जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ? ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। केंद्र सरकार का पूरी तरह से उनका जुरिडिक्शन उनके अधिकार क्षेत्र में है। वो जैसा स्टेप उठाना चाहें, जहाँ देश मजबूत हो, सशक्त हो, हमारा दुश्मन देश कमज़ोर हो, ऐसा कोई भी जो फैसला हो, जो भी कदम उठाने में उसको सरकार उठाना चाहिए। और उठा करके जो ऐसी ताकतें हैं जो हम पे हमला करती हैं, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारती हैं, उनको कमज़ोर करने का काम करें सरकार का जुरिडिक्शन। चलिए वापस यूपी आते हैं, क्योंकि अब पीडीए की यात्रा लेके आप लोग निकल ही रहे हैं लगातार। पीडीए के जो मैसेज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। पीडीए के मैसेज में क्या बेसिक चीज़ें वहां पर मौजूद हैं कि पानी, बिजली, सड़क, मेडिकल, शिक्षा, ऐसे जैसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बेसिक काम होना चाहिए, वो लग रहा है कि काम दिखा है, और अगर नहीं दिखा है तो उसे जन जन तक कैसे पहुँचाएंगे? देखिए, सबसे जो बड़े मुद्दे हैं ये रोज़गार, जो इस प्रदेश में बेरोज़गारी बढ़ी है। और हमेशा जब जब इस सरकारों का काम है कि सरकार जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हमारे संविधान में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे संविधान में, जो हमारे डीपीएसपी है, उसके तहत सरकारों का काम है कि लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराएं, लोगों को स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा मुफ्त कराएं, और सरकारी जो उपक्रम उसे मजबूत करे, सशक्त करे। क्योंकि जब भी बीजेपी की सरकार आती है, तो एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको पेश करूंगा कि भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल हुआ करती थी, दूर संचार निगम लिमिटेड, भारत सरकार को उस पर कंट्रोल था। वो सरकार के आने के बाद वो कितना कमज़ोर हुई कि उसको माने वहाँ के सारे कर्मचारी छटनी कर दी गई, ख़त्म कर दिया गया। और जियो जैसी माने जो प्राइवेट एजेंसियाँ हैं जो कम्युनिकेशन के हैं, वो जन जन तक पहुँची। और पहले उसने फ्री बांटे, फिर उन्होंने तमाम तरह के टैरिफ्स लगाए, उसका रिचार्ज बढ़ाया। तो आप कल्पना करिए कि जब से सरकार आई है, सरकारी उपक्रम कमज़ोर पड़े हैं, सरकारी उपक्रम को ख़त्म किया गया धीरे धीरे। और मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश ने अभी शिक्षा आयोग अभी गठित हो पाया, उनके अभी चेयरमैन मिल पाए हैं, परीक्षाएँ नहीं हुई हैं। आप देखेंगे कि बार बार उनके मंत्री विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर वो बयान देते हैं कि कोई योग ही नहीं है तो नौकरी किसको दी जाए। और उत्तर प्रदेश का नौजवान तैयारी कर रहा है रात दिन। अगर कोई पेपर निकले, आरओ के पेपर निकले, वो पेपर लीक हुई है। पुलिस की वैकेंसी है, वो पेपर लीक हुई है। हायर का पेपर आया, वो पेपर लीक हुई है। तो इस प्रदेश में जितनी वैकेंसी है उसमें भ्रष्टाचार चरम पे है, सारी वैकेंसी। यहाँ तक कि इतना पेपर आउट हुआ कि सबके व्हाट्सएप पे आ गए। तो सरकार कोई भी निष्पक्ष एग्जाम नहीं करा पा रही है, किसी को नौकरी नहीं दे पा रही। जो नौकरी निकल रही है तो उसमें भ्रष्टाचार है।
और उत्तर प्रदेश का नौजवान लगातार आंदोलन, 69,000 शिक्षक भर्ती आपने देखा कैसी लूट हुई, लगातार उनके आरक्षण से खेल हुआ, उनके कम से कम 18-19,000 बच्चों का जीवन बर्बाद। सरकार जब यहाँ हार जाती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, तो लगातार नौजवान आंदोलन करें पिछले 7 सालों से। और जो पिछड़े समाज के नेता हैं, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए समाज के लोग हैं, लेकिन उनकी बात वो नहीं कर पा रहे हैं। योगी जी, अभी आपने देखा कि किस तरह से सिर सिंह से लेकर मृत्युंजय सिंह तक सूचना आयोग, आप लोग उससे जुड़े हुए हैं, कितना भ्रष्टाचार है उसमें, उनको हटाया गया। और अभी वो साइन कौन सी कंपनी थी, उस कंपनी के मालिक उनका शेयर था। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने आप जनता को दिख रहा है, और हमारा जो नौजवान है वो ठगा महसूस कर रहा है, उसको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इसलिए पहली प्रियॉरिटी जो पीडीए में आरक्षण के साथ साथ रोजगार, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, हम आएंगे तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे, प्राइवेटाइजेशन बंद कर देंगे, हम सरकारी नौकरियां देंगे लोगों को। अब आप सोचिए कि एक सफाई कर्मी है जो नगर निगम में, नगर पंचायतों में, ग्रामीण जगह पे वो सफाई करता है और उसको 8,000 मिलता है, 7,000 मिलता है, और जब चाहती है ठेकेदार उसको हटा देता है, उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए सरकार का एक काम है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी हो, उन्हें सरकारी जॉब मिले। जो काम 30,000 40,000 मिलना चाहिए वो 7,000 में कराए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक सफाई कर्मी है, वो 8,000 पाएगा तो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा, उसके बच्चों की फीस कैसे होगी, बूढ़ी माँ की दवा कैसे मिलेगी, उनके बच्चों का खान पान कैसे चलेगा। तो वो चाहती है सरकार कि जब सफाई कर्मी जो है वो सफाई का ही काम करे, उसके बच्चे भी सफाई का काम करें। तो ये सरकार जो पॉलिसी अपनाई, जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया, इससे वो बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचा रही है, और जो यहाँ का नौजवान है, जो गरीब तबका है, उसको नुकसान है। तो इसलिए सरकार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम आएंगे तो जो सफाई कर्मी है, जो 4th क्लास की नौकरियाँ हैं, जितनी भी नौकरियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, उसे हम सरकारी उपक्रम के तहत सरकारी करके उसे हम भर्ती करेंगे और 10 लाख लोग नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। बात करें कि आज राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे, जहां पर वो अंबेडकर छात्रावास जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर के रोका, धक्का मुक्की भी हुई कार्यकर्ताओं से। देखिए, अभी आपने देखा होगा कुशीनगर में हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी गए, तो उनके हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया एयरपोर्ट पे। तो ये सरकार संवाद को रोकना चाहती है, संवाद से डरती है सरकार। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोदी जी पिछले 14 से लेकर के आपका ये 25 चल रहा है, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो इस संवाद से डरते हैं लोग, डरे हुए लोग हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है जनता के प्रश्नों का। तो ये डरे लोग हैं, लेकिन इनके संवाद के रोकने से रुकेंगे नहीं लोग। और तमाम माध्यम हैं, अगर हम जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सरकार को किस बात का डर है, क्यों डरती है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास में लोग रहते हैं, उससे क्यों डरती है कि नहीं जाएंगे, नहीं बात करेंगे? तो डरे लोग हैं, और संवाद से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं है, ये पूरी तरह से फेल्योर है। बातें बड़ी बड़ी हैं मीडिया में और उसके बाद प्रचार में आगे हैं, लेकिन काम में पीछे हैं। जिस तरीके से बात करें कि कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश में सरकार में बीजेपी आई थी, आज कानून व्यवस्था, रोजगार के मुद्दे को लेकर के क्या लगता है कि खरी साबित हुई? देखिए, कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, एनसीआरबी का आप डाटा, आप तो एनसीआरबी के डाटे पे भरोसा करते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 हुआ, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार बढ़े हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ये कहते हैं कि माफिया डर के प्रदेश छोड़ गए, मैं कहता हूँ ब्रजेश सिंह माफिया नहीं, कितनी हत्याएं उन्होंने की हैं, विनीत सिंह माफिया हैं कि नहीं है, राजा भैया माफिया हैं कि नहीं है। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो योगी जी के बिरादरी के लोग हैं। अगर उनके बिरादरी के हैं, उनकी पार्टी के हैं, तो वो माफिया नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के हैं, माइनॉरिटी के हैं, दलित समाज है, तो उनका इनकाउंटर होगा, उनके घर गिराए जाएंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा कि घर गिराना है कौन सा नियम है, कौन सा कानून है, वायलेशन है। अगर कोई किसी व्यक्ति पे कोई अपराध है, किसी पे मुकदमा है, तो कानून से सजा देगा, न्यायालय उसे सजा देगा। लेकिन आप बुलडोजर लेकर के किसी का घर गिरा दे रहे हैं, अगर वो निर्दोष साबित होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसे तमाम निर्दोष लोगों के घर गिराए गए, गरीबों के घर गिराए गए, जिन्होंने घर बनाया था, बड़ी काली मेहनत करके घर बनाया, तो उसको गिरा दिया गया। तो इस सरकार किसी को नक्शे के नाम से घर गिरा रही है, किसी पे मुकदमा दर्ज के घर गिरा रही है, किसी को जेल भेज रही है। तो अपराध के मामले में नहीं, योगी जी बदले की भावना से काम करते हैं। विपक्ष के नेता आदरणीय आजम साहब को आप देखिए, इरफान सोलंकी जी को जेल भेज दिया, रमाकांत यादव जी को उन्होंने जेल भेज दीजिए। तो अभी उसके पहले बरेली के हमारे विधायक थे, उनका पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया। तो बदले की भावना से सरकार काम करती है, कोई भी काम एक कानून की सम्मत नहीं करती, ये बदले की भावना से। अगर हमारे दल का नहीं, हमें वोट नहीं देता है, तो हम उसे मारेंगे, उसे मुकदमा करेंगे, उसको जेल भेज देंगे। लेकिन कोई न्यायप्रियता नहीं है। न्यायप्रिय है तो आप चाहे आपके दल का हो, चाहे वो किसी दल का हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन एक धर्म को आप इसलिए टारगेट करते हैं, कोई दूसरे धर्म का है उसके। अब आप देखिए संभल में कैसे कैसे सर्वे हो रहे हैं, संभल में तमाम मेलों को रोका जा रहा है, उनके 5 मिनट के उनका नमाज पढ़ने से सड़क ब्लॉक हो जाती है। लगातार ये जो कांवड़ियाँ हैं लगातार 1 महीने चलते हैं, लगातार आपके जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं सड़कों पे होते हैं।
तो आप मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं, आपको दोनों को देखना चाहिए। अगर किसी के 5 मिनट से सड़क ब्लॉक हो सकती है तो 1 महीने आप एक रोड खाली करा देते पूरा, यहाँ से लेके बनारस तक। कबाड़ियों को उसको किस बात पे, उनके फूल की वर्षा कराई जाती है। तो ऐसी सरकार, कुंभ मेले में लोग मर गए, उनके आंकड़े नहीं दे पाई है सरकार। कहती 60 करोड़ लोग नहा लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यही लखनऊ में आपका IPL होता है इकाना में, और यहाँ मुश्किल 50,000 लोग आते होंगे, पूरा लखनऊ जाम हो जाता है। और 60 करोड़ लोग इलाहाबाद में आ गए, कहाँ आपने उनको रखा, कहाँ वो खड़े हुए? उसके बाद भगदड़ हुई, मर गए, उनका आंकड़ा भी नहीं दे रहे। 36 आंकड़ा, हजारों लोगों से ज़्यादा लोग मरे हैं, आंकड़ा देने में फेल रही सरकार। आयोजनों को उन्होंने खूब प्रचारित किया, प्रसारित किया, लेकिन व्यवस्थाएं उन्होंने कुछ नहीं दी। पूरा देश देखा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सरकार पूरी तरह से फेल है। और झूठ प्रचार, 144 साल बाद कह रहे थे कि कुंभ आया है। कुंभ तो सब जानते हैं कि 12 साल में नहीं कुंभ आता है। तो 144 साल बाद कौन सा कुंभ योगी जी करा थे, पता नहीं कहाँ कौन ज्ञान दिया था उनको। और जब घटना घट गई उसके बाद भी योगी जी लगातार झूठ बोलते रहे। उन्होंने कहा कोई घटना नहीं, बाद में अंतिम शाम को उन्होंने स्वीकार किया कि घटना घटी है। तो झूठ पे सरकार चल रही है, प्रोपोगंडा पे सरकार चल रही है, पूरी तरह फेल है सरकार। चाहे वो धार्मिक आयोजन कराने के मामले हो, नफरत में नंबर 1 है सरकार, निर्दोषों को जेल भिजवाने में नंबर 1 है, अपने विरोधियों को जेल भिजवाने में नंबर 1 है, और किसी मामले में नंबर 1 नहीं। हर जगह लोग प्रताड़ित और परेशान हैं। तो लगता है कि 27 में बदलाव की उम्मीदें दिखेंगी आप? पूरी आंधी चलेगी 27 में। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, यहाँ का एक मतदाता तैयार बैठा है योगी को हराने के लिए। किसान आदमी परेशान है, छुट्टे जानवर उनके खेत चले जा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन के बिल बढ़ा दिए गए, यूरिया DAP यूरिया महंगी हो गई, यूरिया महंगी हो गई, हर जगह महंगाई है। आपके खाद्य पदार्थ महंगे हो गए, हर जगह महंगाई है। सर बच्चों की फ़ीस लगातार बेलगाम है, यहाँ के प्राइवेट संस्थान लगातार फीस बढ़ी है। कोरोना में देखा कैसे लोगों को प्रताड़ित किया गया, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कोरोना में लोग आए पैदल चल करके, उनको पुलिस ने प्रताड़ित किया, हेलमेट के नाम से वसूली की। अगर कोई गांव में आ गया, बाहर से कमाने गया, तो उस पर मुकदमा दर्ज हो, उससे वसूली की गई। पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। प्रशासन जो प्रशासन को, जो सरकार के कब्जे में, सरकार के निर्देश चलना चाहिए, प्रशासन के निर्देश सरकार चल रही है। पुलिस का तांडव आप आए दिन देखते हैं। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा। आए दिन जिसको ले जाती पीट पीट के हत्या कर देती है। कस्टोडियल डेथ हुई है। पुलिस अगर पैसा नहीं पे, आपने बस्ती का मामला देखा होगा, आपने इसका लखीमपुर खीरी का मामला देखा होगा। तो कस्टोडियल डेथ इस देश में, इस प्रदेश में बढ़ा है। तो पूरी तरह सरकार फेल है, प्रशासन फेल्योर है। प्रशासन वसूली पे लगा हुआ है, सरकार को वसूल के दे रहा है। सरकार पैसा कहाँ ले जा रही है? गोरखपुर मठ में जा रहा है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि योगी जी तो पैसा नहीं लेते हैं, सोना लेते हैं, कैश नहीं लेते हैं, वो सोना लेते हैं। और वो अलग से अपना एक नया वो मोदी जी के तर्ज पे उन्होंने अदानी को बढ़ाया, तो एक अग्रवाल है कोई गोरखपुर को, उसको बढ़ा रहे हैं, ताकि हम भविष्य में प्रधानमंत्री को सपना देखना। भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जाने वाली है उनकी, उत्तर प्रदेश जाने वाली है। 28 में वो चले जाएंगे, मठ पे चले जाएंगे। तो इसलिए वो तो बचे हैं, दया पे बचे हैं। अब जिस दिन चले जाएँ तो उनका इंटरनल मामला आप देखते हैं, कभी केशव मौर्य भागते हैं, कभी पाठक जी जाते हैं, कभी अमित शाह, कभी गुर्जर जी कहते हैं कि यहाँ गाय काटी जा रही है। इनके विधायक संसद खुद चिल्ला रहे हैं योगी जी फेल्योर है पूरी तरह से, जब उनके पार्टी के ही लोग चिल्ला रहे हैं। ये तो मीडिया इतना मैनेजमेंट है उनका कि मीडिया दिखाने देंगे। एक का विधायक, एक सांसद खुश नहीं है योगी जी से। सैकड़ों विधायक होंगे जो योगी जी से खुश नहीं है, उनको सुनते नहीं, उनसे मिलते नहीं, और उनका कोई काम नहीं होता। थाने का थानेदार नहीं सुनता है। अगर PDA का है विधायक संसद, उनकी एक काम नहीं होता है, थानेदार उनको डांट देता है, भगा देता है। अब आप ब्रिजभूषण शरण सिंह का आपने बयान सुना होगा कि वहाँ के विधायक DM का पैर छूते हैं जा करके। अब प्रोटोकॉल में विधायक बड़े होते हैं, लेकिन अब ऐसा प्रशासन इन्होंने कर दिया कि पुलिस और प्रशासन ही इनका शासन चला रहा है। इनको तो कुछ सुनाई दिखाई देता नहीं है, जो बात बता देंगे वही बात सुनते हैं। ना नेताओं की सुनते हैं, ना जनता की सुनते हैं। तो इसलिए जनता के साथ साथ इनके लोग खुद इनसे परेशान हैं। ये जाएंगे, इनका समय आ गया है, जाने वाले हैं। PDM में अगड़ों को नहीं रखा गया है, जैसा कि कहा जाता है, विपक्ष खासकर सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है। तो अभी आपने मीटिंग भी करी अगड़ों के साथ में, और तलवारें फिर से एक बार निकली इस बार, लेकिन तोहफे के रूप। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, वो कलम पे भरोसा करते हैं, संविधान पे। तलवारों का दौर नहीं है। सम्मान में कोई कार्यकर्ता दिया हो तो उसका अलग सेंस है कि अगर सामने वाला, आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस IPC में पढ़े होंगे। हमारी सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे जो दल में नेता हैं, कोई अगला पिछड़ा नहीं, जो समाजवादी विचारधारा का, जो इस देश का वंचित, समाजवादी आंदोलन आपने पढ़ा होगा तो समाजवादी आंदोलन ज़्यादा अगड़ों ने चलाया।
आचार्य नरेंद्र से लेकर जयप्रकाश नारायण से लेकर रामनारायण लोहिया से लेकर के उन्होंने हमेशा संसोपा ने बांधी घाट पिछड़े पावे 100 में 60 लगातार वो पिछड़ों की बात की, पिछड़ों की लड़ाई। जितना आपको समाजवादी आंदोलन पिछड़े दल के नेता निकले हैं, चाहे वो बिहार हो, आपके उड़ीसा हो, आपका झारखंड हो, आपका उत्तर प्रदेश हो, सब वो हमारे जो समाजवादी लोग थे उनके आंदोलन से उनके विचार जो थे कि जो पिछड़ा समाज पिछड़ गया है, जो दलित समाज पिछड़, उनको आगे जोड़ा जाए। तो समाजवादी लोगों में जो समाजवादी है उसमें अगला पिछड़ा वाली कोई भावना नहीं है। लड़ाई जो है, जो इस देश के वंचित तबके की लड़ाई है, समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीएम हर वो पीड़ित आदमी है, जो पीड़ा से, जो सरकार से पीड़ित है, जो वो साधन संसाधनों से वंचित है, जो इस देश में एजुकेशन से पीड़ित है, जिसे सताया गया है, पिछाड़ा गया है, वो हर एक व्यक्ति शामिल हो, किस जाति का मायने नहीं रखता। पीडीए में वो हर एक व्यक्ति है। लेकिन अगर आप देखेंगे संविधान भी दलितों पिछड़ों को आरक्षण के माध्यम से अफर्मेटिव एक्शन लेकर के उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास करना, उसी नीति में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नीति थी कि दलितों और पिछड़ों जो वंचित हैं, जो संसाधनों से वंचित हैं, जो नौकरियों से वंचित हैं, जिनका प्रतिनिधित्व बराबर नहीं है, उनको प्रतिनिधित्व बराबर मिले। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जाति जनगणना की बात की कि जाति जनगणना हो। अब केंद्र सरकार ने माना है, समाजवादी पार्टी की दबाव था, समाजवादी पार्टी का आंदोलन था, लंबा आंदोलन था, और उस आंदोलन से झुक करके सरकार ने माना कि जाति जनगणना होगी। नहीं, ये लोग जाति जनगणना के भी खिलाफ थे। लोग तो कहते थे जातियों से देश बढ़ जाएगा, समाज बढ़ जाएगा। देश जिसने जातियां बनाई, जब देश उसने बांट दिया, उसको दिक्कत नहीं। इतनी हजारों साल से जातियों में समाज चल रहा है, जातियों से रेगुलेट हो रहा है। जब हम उनके हक हुकूक की बात करें तो आप कह रहे हैं देश बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार ने माना, देर से सरकार ने माना, तो जाति जनगणना होगी। जो जाति के जनगणना के हिसाब से जिनकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या है, उसकी भागीदारी तय होगी। यही समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि पीडीएम हर एक पीड़ित व्यक्ति है, और दलित पिछड़े जो पिछड़ गए हैं उनको भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। क्या आपको लगता है कि ये जो जाति जनगणना का मुद्दा आया है, ये बिहार के चुनाव को लेकर के तो नहीं है, या तो फिर या ग्राउंड जीरो पर आ पाएगा? देखिए, उनकी मंशा जो भी रही हो, बिहार चुनाव को लेकर के रही हो, तो ठीक है, उनकी मंशा, उनको मुबारक। लेकिन जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं। और जाति जनगणना का ऐतिहासिक मांग थी, लंबे समय का संघर्ष आंदोलन था समाजवादियों का, इस देश के वंचित दलित तबके का। और वो जाति जनगणना को सरकार ने माना कैबिनेट में, और जाति जनगणना हो जाए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार देने की बात उन्होंने की थी, 15-15 लाख खाते में आने की बात उन्होंने की थी, और आंखें तरेर करके चीन से देखने की बात इन्होंने की थी। लेकिन कितने हज़ार स्क्वायर फुट उसने ले ली है चीन ने। तो ये बातें तो उनकी एक जुमले में साबित हुई है। लेकिन जाति जनगणना में न्यायप्रियता हो, उस ईमानदारी से काम हो, इस देश के वंचित समाज का, पिछड़े समाज को उसको न्याय और हक मिले। अनुसूचित जाति की तो जाति जनगणना होती ही है, पिछड़े समाज को उसको न्याय मिले, उसका हक हुकूक मिले, उसको बराबरी मिले। यही समाजवादी आंदोलन, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की सोच है। हम लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना ईमानदारी से हो और वो लागू हो। इसी का आंदोलन होगा, और समाजवादी पार्टी इसको निरंतर लड़ाई लड़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ठाकुरों का मामला, अब अगर मैं ठाकुर नेता भी बैठे, जरा एक सवाल इनसे भी ले लेते हैं। कल आगरा में फिर हंगामा देखने को मिला, आप लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारने तक की बात हो गई। तो हमने तो पहले भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे कोई सवाल या कोई बात उठेगी, तो जो क्षत्रिय समाजवादी पार्टी में राजनीति कर रहे हैं वो उन क्षत्रियों से बहुत मजबूत क्षत्रिय हैं। आप उनका इतिहास उठा लो, हमारा इतिहास उठा लो। हमने पहले भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो क्या आप क्षत्रियों में भी अब नकली और असली वाला खेल हो गया? बात मजबूत और कमज़ोर की है। जो समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं क्षत्रिय, आप उनका इतिहास उठा लो कि वो ज़मीन पे क्या हैं वो, और उनके पारिवारिक आप उनका इतिहास उठा लो। और जो ये क्षत्रिय निकले हुए हैं, ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पे निकले हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहता हूँ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो क्षत्रिय समाज के युवा हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कड़ी सेना के लोग। उन्हें तलवारों के बजाय अगर हाथ में पेन और पुस्तक पकड़ा करके पढ़ने और लिखने के लिए भेज देते, तो वो आज इस तरह से तलवार लेकर के नहीं निकलते। क्षत्रिय धर्म ने कभी ये नहीं कहा कि आप दलितों, पिछड़ों, शोषितों को और शोषण करने का काम करो। क्षत्रिय समाज का तो इतिहास रहा है कि वो हमेशा दलितों, पिछड़ों की ढाल बने। बताइए किस तरह के क्षत्रिय हैं जो सड़क पे तलवार लेके उतर गए हैं? ये कोई नहीं, सब नकली क्षत्रिय। नकली है तभी भाग गए थे क्या? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि नकली है तभी भागे। हाँ, तो जाहिर सी बात है, भाग गए। और कौन सी ऐसी सेना, अगर आप एक संगठन ही उठा लो, लोहिया वाहिनी के 2 जिले के लोग अगर खड़े हो जाएं तो उनके संगठन पे भारी पड़ेंगे। ये करनी सेना है या कोई और सेना आई? ये कहीं ना कहीं, जब पहले के ज़माने में अंग्रेज हुआ करते थे तो एक ट्रूपर्स बनाते थे। हिटलर ने एक ट्रूपर सेना का गठन किया था। कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ जी के ट्रूपर्स हैं। ये क्रूरता भी दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं भाग भी जाते हैं। अभी मुझे ही कितना जान से मारने की क्या क्या धमकी दे डाली। मैंने बस इतना कहा था, मैं अपने नेता के प्रति लॉयल हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं अपने नेता के प्रति पूरी तरह से लॉयल हूँ। और कहीं अगर हमारे नेता पे आँच आने की बात आएगी तो पहली आँच सोमिल सिंह पे आएगी,
तब पार्टी और नेता में कोई आँच आ पाएगी। हमसे बात करने के लिए तो प्रदेश अध्यक्ष लोहियावानी निर्मल जी से बड़ी विस्तार से चर्चा हुई और बड़े जो है बेबाक अंदाज में पार्टी की पूरी गाइडलाइन को बताया किस तरीके से वो गांव में जाएंगे, पीडी के क्या मैसेज है, कैसे तमाम उस तबके तक बातों को पहुंचाएंगे और सत्ता अगर जैसे ही समाजवादी पार्टी की बनती है तो उस वर्ग को कैसे मेन धारा में लाया जाएगा। तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और आगे फिर हम इनसे चर्चा जरूर करने आएंगे जैसे ही मौका देंगे निर्मल जी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। और कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।